नमस्कार। तो डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने 12 जनवरी 2026 की कुछ सुर्खियां हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। हमने इन्हें 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों मतलब एमसीक्यूज में बदल दिया है, ठीक वैसे ही जैसे यूपीएससी या राज्य सिविल सेवा की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब ढूंढना नहीं है। आज हम इन खबरों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा तथ्य, चाहे वो खेती से जुड़ा हो या तकनीक से, एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा होता है। बिल्कुल। तो चलिए इन पहेलियों को एक एक करके सुलझाते हैं। पहली पहेली जमीन से जुड़ी है, एक खरपतवार से जिसका नाम है ओरोबैंच। जी, ये ओरोबैंच, जिसे ब्रूमरैप भी कहते हैं, हाल ही में राजस्थान और हरियाणा में सरसों के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इसी पर हमारा पहला सवाल आधारित है। सवाल में 3 कथन हैं। पहला, ये एक जड़ परजीवी है जिसमें क्लोरोफिल की कमी होती है और ये पूरी तरह से मेजबान पौधे से पोषण लेता है। जी। दूसरा, ये मुख्य रूप से रबी के मौसम में गेहूं की फसल को प्रभावित करता है। और तीसरा, इसके बीज 2 दशकों तक मिट्टी में जिंदा रह सकते हैं। जी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। चलिए पहले कथन से शुरू करते हैं। जड़ परजीवी और क्लोरोफिल की कमी, ये दो बातें इसे परिभाषित करती हैं। क्लोरोफिल ना होने का सीधा मतलब है कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। अच्छा, तो ये पूरी तरह से दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है अपने पोषण के लिए? जी हाँ, पूरी तरह से। ये दूसरे पौधों की जड़ों से चिपक कर उनका सारा पोषण चूस लेता है। जी। तो पहला कथन ये बिल्कुल सही है। मतलब ये पौधों की दुनिया का एक वैम्पायर जैसा हो गया, जो मेजबान पौधे को धीरे धीरे खोखला कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सुनने में ही काफी नुकसानदेह लगता है। लेकिन दूसरे कथन में गेहूं की फसल का जिक्र है। क्या ये सही है? और यहीं पर अक्सर परीक्षार्थी गलती कर बैठते हैं। जानकारी लगभग सही लगती है, लेकिन एक छोटा सा तथ्य बदल दिया जाता है। खबरें और कृषि विशेषज्ञ वो साफ तौर पर बताते हैं कि ओरोबैंच का सबसे बड़ा खतरा सरसों की फसल पर है, गेहूं पर नहीं। ओहो। रबी की फसल तो है, लेकिन गलत पौधे का नाम दिया गया है। तो ये छोटा सा बदलाव इस कथन को गलत बना देता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यानी कि डिटेल्स में ही सब कुछ छिपा होता है। अब तीसरे कथन पर आते हैं, जो कहता है कि इसके बीज 20 साल तक मिट्टी में जिंदा रह सकते हैं। ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। क्या ये सच में संभव है? ये न सिर्फ संभव है, बल्कि यही चीज इसे इतना खतरनाक और मुश्किल बनाती है। इसके बीज धूल के कणों जितने छोटे होते हैं और एक पौधा हजारों की संख्या में बीज पैदा करता है। हजारों में? हाँ, ये बीज मिट्टी में सालों तक सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं और जैसे ही सही मेजबान पौधे के संपर्क में आते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तो मतलब एक बार खेत में फैल गया तो छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। तो तीसरा कथन भी पूरी तरह सही है। तो इसका मतलब कथन 1 और 3 सही है, यानी विकल्प सी हमारा सही जवाब है। एक खरपतवार जो 20 साल तक जमीन में छिपा रह सकता है, ये हमें बताता है कि जमीन के नीचे कितना कुछ दफन होता है। और ऐसा ही कुछ इतिहास के साथ भी है ना। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। कश्मीर में जमीन के नीचे से निकली एक खोज हमें इतिहास की एक नई परत दिखा रही है। जी हाँ, हमारा अगला सवाल कश्मीर के जैनपोरा पुरातात्विक स्थल के बारे में है, जहां हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण खोज हुई है। इसके बारे में भी 3 कथन हैं। पहला, इस जगह पर कुषाण काल के स्तूप और दूसरी संरचनाएं मिली हैं। दूसरा, ये बारामूला जिले में एक सीढ़ीदार पठार, जिसे करेवा कहते हैं, पर मौजूद है। और तीसरा कथन कहता है, यह खोज प्राचीन काल में उत्तरी कश्मीर में बौद्ध प्रभाव की अनुपस्थिति को साबित करती है। हमें बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। देखिए, पहले 2 कथन तो सीधे सीधे तथ्यात्मक हैं। पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि ये संरचनाएं कुषाण काल की हैं और ये जगह बारामूला के एक करेवा पर ही है। करेवा कश्मीर की एक खास भौगोलिक पहचान है। तो ये दोनों कथन सही हैं? जी। 1 मिनट, तीसरा कथन थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? खुदाई में बौद्ध स्तूप मिले हैं और निष्कर्ष ही निकल रहा है कि वहां बौद्ध प्रभाव नहीं था। ये तो उल्टा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस सवाल का असली टेस्ट है। ये आपकी विश्लेषण करने की क्षमता को परख रहा है। अच्छा। असल में ये खोज इस धारणा का खंडन करती है। ये इस बात की पुष्टि करती है कि इस क्षेत्र में एक समृद्ध बौद्ध विरासत थी। ये खोज तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मेल खाती है, जिसके मुताबिक चौथी बौद्ध परिषद,
वो राजा कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर में ही हुई थी। सही बात है। तो ये कहना कि बौद्ध प्रभाव नहीं था, सरासर गलत है। ये खोज तो उस प्रभाव का जीता जागता सबूत है। तो केवल 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा, यानी सही जवाब हुआ विकल्प बी। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे पुरातत्व सिर्फ पुरानी चीजें खोजना नहीं है, बल्कि उन सबूतों के आधार पर इतिहास की सही व्याख्या करना भी है। चलिए अब इतिहास के निर्माण से निकलकर भविष्य के निर्माण की ओर बढ़ते हैं, भारतीय रेलवे और वंदे भारत की दुनिया में। जी, हमारा अगला सवाल बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के बारे में है, जिनका सभी को इंतजार है। इसके बारे में 3 कथन हैं। पहला, इन ट्रेनों को हल्का बनाने के लिए मुख्य रूप से एल्यूमीनियम से बनाया जाता है। दूसरा, इन्हें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। और तीसरा, चेयर कार के विपरीत स्लीपर ट्रेनों में स्वचालित दरवाजे नहीं होंगे। यहाँ फिर से तकनीकी डिटेल्स पर ध्यान देना होगा। पहला कथन मटेरियल के बारे में है, एल्यूमिनियम। यह सुनने में तार्किक लगता है क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इन ट्रेनों को ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया जा रहा। लेकिन स्टील क्यों? क्या एल्यूमिनियम बेहतर विकल्प नहीं होता वजन कम करने के लिए, या ये सिर्फ लागत का मामला है? नहीं, ये सिर्फ लागत का मामला नहीं है, ये एक रणनीतिक फैसला है। स्टील चुनने का फैसला मेक इन इंडिया की क्षमताओं को भी दिखाता है। अच्छा। हमारे पास स्टील बनाने और उससे काम करने का एक मजबूत औद्योगिक ढांचा पहले से मौजूद है, और स्टील ज्यादा टिकाऊ होता है, दुर्घटना की स्थिति में ज्यादा सुरक्षा देता है। समझ गए। तो यहाँ लागत, सुरक्षा और स्वदेशी क्षमता के बीच एक संतुलन बनाया गया है, इसलिए पहला कथन गलत है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। अब गति की बात करते हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो वंदे भारत की पहचान ही बन गई है। हाँ, और ये कथन बिल्कुल सही है। इनकी अधिकतम परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखी गई है। हालांकि इनका परीक्षण 180 किलोमीटर प्रति घंटे पर किया जाता है, ताकि सुरक्षा का एक मार्जिन बना रहे। और तीसरा कथन स्वचालित दरवाजों के बारे में, ये थोड़ा अटपटा है कि एक आधुनिक स्लीपर ट्रेन से ये फीचर हटा दिया जाएगा। ये एक और उदाहरण है कि कैसे एक भ्रामक तर्क दिया जा सकता है। रिपोर्ट साफ कहती है कि स्लीपर ट्रेनों में भी चेयर कार की तरह ही स्वचालित बाहरी यात्री दरवाजे होंगे। ये सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए अब एक स्टैंडर्ड फीचर बन गया है। तो ये कथन भी गलत है? जी। मतलब इन तीनों में से सिर्फ दूसरा कथन सही है। तो सही जवाब हुआ विकल्प बी। और अभी हम जिस स्टील की बात कर रहे थे, उसे बनाने के लिए भी कई खास खनिजों की जरूरत पड़ती है। और यहीं से हमारा अगला सवाल जुड़ा है, जो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मैदान में ले जाता है। बिल्कुल। ये सवाल खनिज सुरक्षा साझेदारी या MSP मतलब मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में है। इससे जुड़े 3 कथन हैं। पहला, इस साझेदारी का मकसद महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिजों की सप्लाई चेन को विविध और टिकाऊ बनाना है। दूसरा, चीन आज दुनिया में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के खनन और प्रोसेसिंग दोनों पर हावी है। और तीसरा, भारत इस खनिज सुरक्षा साझेदारी का सदस्य नहीं है। इस सवाल को समझने के लिए इसकी भू राजनीति को समझना जरूरी है। पहला कथन इसके मकसद को बताता है, जो बिल्कुल सही है। आज की दुनिया में लिथियम, कोबाल्ट, निकल ये सब बहुत जरूरी है, आपकी फोन की बैटरी से लेकर लड़ाकू विमान तक में। और इन सब की सप्लाई चेन पर एक देश का दबदबा है, और वो देश चीन है, जैसा कि दूसरे कथन में बताया गया है। हाँ, और ये कोई मामूली दबदबा नहीं है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। चीन दुनिया के लगभग 60% दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का खनन करता है, और उससे भी ज्यादा लगभग 85% प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। 85%? हाँ, प्रोसेसिंग का मतलब है कच्ची धातु से इस्तेमाल लायक मटेरियल निकालना। ये चीन को एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देता है। तो दूसरा कथन भी पूरी तरह सही है। तो MSP मूल रूप से चीन पर इस निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की एक पहल है। ऐसे में भारत की क्या भूमिका है? तीसरा कथन कहता है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। ये कथन अब पुराना हो चुका है और इसलिए गलत है। हाल के घटनाक्रम के अनुसार भारत को इस साझेदारी में एक सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया गया है। अच्छा, तो ये एक नया डेवलपमेंट है। जी, ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो भारत का इसमें शामिल होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत को महत्वपूर्ण खनिजों की एक सुरक्षित सप्लाई चेन तक पहुंच मिलेगी। हमें इस क्षेत्र में नई तकनीक और निवेश मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है
कि भारत को इन रणनीतिक गठबंधनों में एक अहम खिलाड़ी माना जा रहा है। तो कथन 1 और 2 सही है, मतलब सही जवाब है विकल्प बी। ये दिखाता है कि कैसे एक फोन बनाने के लिए लगने वाले मिनरल भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। अब हम वैश्विक राजनीति से हटकर एक ऐसी तकनीक पर आते हैं जो हर सर्दियों में उत्तर भारत में लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती है, कोहरा। जी, हमारा आखिरी सवाल घने कोहरे में हवाई जहाजों को उतरने में मदद करने वाले इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS के बारे में है। हम सब जानते हैं कि सर्दियों में कोहरे की वजह से कितनी उड़ानें रद्द या लेट होती हैं। तो सवाल के 3 कथन हैं। पहला, कैट ILS जीरो विजिबिलिटी यानी दृश्यता शून्य होने पर भी लैंडिंग की इजाजत देता है। दूसरा, कैट 3B सिस्टम 50 मीटर से भी कम रनवे विजुअल रेंज में विमान को उतरने की अनुमति देता है। और तीसरा, कम दृश्यता में उड़ान भरने के लिए सिर्फ पायलट का प्रशिक्षित होना जरूरी है, विमान के उपकरणों से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तकनीक की बारीकियों और सुरक्षा नियमों को समझना जरूरी है। ILS के कई लेवल या कैटेगरी होती हैं। कैट आई सबसे बेसिक है। अच्छा। इसे काम करने के लिए एक न्यूनतम दृश्यता की जरूरत होती है। जीरो विजिबिलिटी में ये बिल्कुल काम नहीं कर सकता। तो पहला कथन साफ तौर पर गलत है। तो फिर कैट 3B क्या है, जिसके बारे में दूसरा कथन है? ये कितना एडवांस्ड है? कैट 3B एक बेहद उन्नत प्रणाली है। RVR का मतलब होता है रनवे विजुअल रेंज, मतलब पायलट रनवे पर कितनी दूर तक देख सकता है। ठीक है। कैट 3B की मदद से अगर पायलट को सिर्फ 50 मीटर आगे तक भी दिख रहा हो तो भी सुरक्षित लैंडिंग संभव है। 50 मीटर बस? जी, घने कोहरे में एयरपोर्ट्स को चालू रखने के लिए यह तकनीक बहुत जरूरी है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। ये तो कमाल की तकनीक है, लेकिन क्या भारत के सभी प्रमुख हवाई अड्डे इससे लैस है या ये अभी भी कुछ ही जगहों पर है? यह एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। फिलहाल कैट 3B जैसी उन्नत प्रणालियां दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अमृतसर जैसे कुछ बड़े हवाई अड्डों पर ही उपलब्ध हैं, जहां कोहरे की समस्या सबसे ज्यादा होती है। अच्छा। इसे हर जगह लगाना काफी महंगा और जटिल है, इसलिए इसे चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। समझ गया। अब आखिरी कथन जो कहता है कि सिर्फ पायलट का प्रशिक्षित होना ही काफी है, यह सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा अधूरा नहीं लगता? यह सिर्फ अधूरा नहीं बल्कि खतरनाक रूप से गलत है। अच्छा। कम दृश्यता में सुरक्षित ऑपरेशन 3 चीजों पर निर्भर करता है, एक मजबूत चेन की तरह। पहली कड़ी है एयरपोर्ट, जो सही ILS से लैस हो। दूसरी कड़ी है विमान जिसमें संगत उपकरण लगे हों। और तीसरी और सबसे अहम कड़ी है पायलट, जो प्रशिक्षित हो। हाँ, जो इस तरह के ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और सर्टिफाइड हो। अगर एक भी कड़ी कमजोर है तो लैंडिंग नहीं हो सकती। तो ये कहना कि सिर्फ पायलट काफी है पूरी तरह गलत है। बिल्कुल। तो यहाँ भी सिर्फ दूसरा कथन सही निकला, यानी सही जवाब है विकल्प बी। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आधुनिक तकनीक में इंसान, मशीन और माहौल तीनों का तालमेल कितना जरूरी है। एकदम सही। तकनीक अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसे इस्तेमाल करने वाले लोग और सही सिस्टम मौजूद ना हो। तो इन 5 सवालों के सफर में हमने क्या देखा? हमने जमीन के नीचे छिपे एक बीज से शुरुआत की और एक विमान के कॉकपिट तक पहुंचे जो कोहरे को चीरकर उतर रहा था। हमने देखा कि कैसे सरसों के खेत में एक खरपतवार, कश्मीर में जमीन से निकला इतिहास, एक ट्रेन बनाने में लगा स्टील, फोन में इस्तेमाल होने वाले खनिज और हवाई जहाज की एक तकनीक, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और शायद यही आज की सबसे बड़ी सीख है। ये विषय ऊपर से अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन असल में ये एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। एक तरफ खनिजों के लिए वैश्विक होड़ है, तो दूसरी तरफ उन्हीं खनिजों से बने स्टील से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इन सवालों के सही जवाब जानने से भी ज्यादा जरूरी है इन अंतर संबंधों को पहचानने की क्षमता विकसित करना। अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन 5 विषयों पर बात की, कृषि, इतिहास, इंफ्रास्ट्रक्चर, खनिज और विमानन, क्या आप इनके बीच कोई और ऐसा कनेक्शन ढूंढ सकते हैं जिस पर हमने चर्चा नहीं की? सोचिएगा जरूर।